Hello dear students and aspirants. So this is your second chapter, that is federalism. The first chapter was power sharing. This is the continuation of the first chapter. वहाँ पे आपने एग्जाम्पल किसका दिया था? बेल्जियम का, आपको याद होगा, और श्रीलंका का, जहाँ पे हम लोगों ने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझा था। यहीं पर हम लोगों ने देखा था कि जो पावर है उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा था हम लोगों ने कि सेंटर है, देन देयर इज अ स्टेट, देन कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और यही जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था यही फेडरलिज्म था। ये फेडरलिज्म वर्ड भी जो है वो उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आ चुका था, राइट। तो यहाँ पर जो है हम फेडरलिज्म को और ज़्यादा विविडली और ज़्यादा ब्रॉड में इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल था जिसको हम यहाँ ले सकते हैं। तो दोनों जगह हम लोगों ने एथनिसिटी देखी थी कि बेल्जियम की एथनिसिटी क्या है और श्रीलंका की एथनिसिटी क्या है, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम देयर, और इसके बाद में उन लोगों ने कैसे उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, ठीक। तो बेल्जियम क्या था, 1993 में इसने जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ पे सिस्टम जो आया, उसमें ये हुआ कि जो सेंटर अथॉरिटी थी, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी थी, वहाँ से बहुत सारा पावर जो है वो किसको दे दिया गया, स्टेट को दे दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इसके पहले सेंटर ने पावर स्टेट्स को नहीं दिए थे, इसके पहले भी दिए थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वो पावर को जब भी सेंटर चाहे तब विथड्रॉ कर सकता था, यानी वापस ले सकता था। बट 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, एक ड्राफ्ट हुआ, उसमें रूल सारे सेट कर दिए गए। अब यहाँ पे हुआ कि सेंटर को ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई, और अब ऐसा नहीं था कि सेंटर जब चाहे तब स्टेट से अपने राइट्स को विथड्रॉ कर सकता है। वहाँ पे जो मैटर थे, जो ज्यूरिसडिक्शन था, उसको डिवाइड कर दिया गया। उसमें ये डिसाइड हो गया कि जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर सेंटर कानून बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और सेम थिंग इन स्टेट की जो स्टेट इंटरेस्ट के मैटर है उस पर ये काम स्टेट करेगा, ठीक है। दोनों अपने आप में बराबर अथराइज्ड हैं और दोनों जो हैं वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं, जनता के प्रति, ठीक। तो ये यहाँ पर हुआ फेडरलिज्म, यानी ये फेडरल गवर्नमेंट हो गई यहाँ पे, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, यूनिटेरी, यानी फेडरल का उल्टा या इसका कंट्रास्ट में देखो तो यूनिटेरी। श्रीलंका ने क्या किया, इसने यूनिटेरी सिस्टम ही अपनाए रखा, ठीक है। वहाँ पे जो तमिल लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ की मांग की कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम हो, ठीक। पावर यहाँ पर भी होती है, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी होता है, लेकिन वहाँ पे अथॉरिटी सेंटर की ही रहती है, सेंटर जब चाहे तो वहाँ से राइट्स विथड्रॉ कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ जरूर समझ में आ गई होगी कि फेडरल में और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस किस चीज़ का है, राइट। तो हम यहाँ पे डिफाइन भी कर लेते हैं, भाई कोई पूछ ले कि फेडरल क्या होता है तो आप उसको डिफाइन भी कर सको। वैसे तो डिफाइन ही कर लोगे, सारी बातें यहाँ पे क्लियर, फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फेडरलिज्म क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, किसका फॉर्म है, गवर्नमेंट का फॉर्म है, जिसमें जो पावर्स होती है, पावर इज डिवाइडेड where between center authority and state, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट के बजाय यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये इसलिए लिख सकते हो कि जैसे अभी इंडिया का ही हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ही स्टेट है और साथ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, तो इसीलिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फेडरलिज्म है, वहाँ पे पावर जो है खाली सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, राइट। तो ये हो गया फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। फेडरलिज्म के अगर फीचर्स की बात करिए तो सबसे पहला जो आपका फीचर है वो ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इसके 2 और मोर लेवल होते हैं। कौन कौन से, अभी आपने देखा, जैसे सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा है कि उनको जो है, यानी ये जो डिफरेंट लेवल होते हैं इनको गवर्न करना होता है सेम सिटीजन को, सिटीजन सेम होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, ठीक, तो यहाँ पे सेंटर भी है, स्टेट भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अगर आप किनारे भी रखो तो सेंटर और स्टेट दोनों को गवर्न जिसको करना है वो सिटीजन तो सेम ही है, कि सिटीजन कहीं अलग से आते हैं, सेम ही है, ठीक। जैसे जिन पे इस समय मान लो अगर आप यूपी से हो तो जिनके लिए
जो मोदी गवर्नमेंट रूल बनाएगी उन्हीं के लिए तो योगी गवर्नमेंट भी रूल ही बनाएगी, उन्हीं के लिए तो बनाएगी कि वो सिटीजन कहीं अलग से लेकर के आएगी नहीं ना। तो लेकिन अब सेम सिटीजन है और उन्हीं के लिए जो रूल बनाना है, तो इसके लिए क्या होता है कि दोनों के रूल आपस में टकराए नहीं, इसके लिए इनका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे मतलब किसी का राइट्स कहाँ तक है, किसी का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है। तो इनके ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट होते हैं, जिसपे ये डिफरेंट मैटर्स पे, जैसे टैक्सेशन का मैटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हो गया, तो उनपे वो रूल्स बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड फीचर जो आपका है उसमें ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, जिससे इनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि जितने कंट्रीज़ के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो या उनके यहाँ फेडरलिज्म हो, बट जितनी जगह फेडरलिज्म है और डेमोक्रेसी है उनके यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, ठीक। और मोस्ट ऑफ दी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ दी जो फेडरल कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, क्लियर। तो फोर्थ फीचर इसका क्या है? फोर्थ फीचर आपका है कि इनका जो फंडामेंटल फीचर है, फंडामेंटल फीचर्स जो इसमें है यहाँ के, यानी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकते। यानी अकेली जो सेंटर चाहे कि उसको चेंज कर दे तो नहीं कर सकती, अकेली स्टेट जो चाहे चेंज कर दे तो चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। उसमें दोनों के व्यूज लिए जाएंगे तभी वो फंडामेंटल चेंज उसमें हो सकते हैं, ठीक। फिफ्थ फीचर क्या है? इनके बीच में मीडिएटर कौन होगा, कौन ये रेगुलेट करेगा आखिर इनको? तो कोर्ट होता है, और एक पावरफुल कोर्ट होता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में अगर किसी तरीके का कंट्राडिक्शन, किसी तरीके कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं, कोई कंट्रोवर्सी राइज होती है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट सॉल्व करेगा। देन भाई अब चूंकि ये अथॉरिटीज़ हैं, इनके पास पावर है, इनको रूल करना है, तो इनको रेवेन्यू की भी जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। तो रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं, यानी जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो भी इनके क्या हैं? डिवाइडेड हैं, कि आप कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, ठीक। सबका अलग अलग है कि सेंट्रल रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगा, स्टेट कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन सेवेंथ आपका है कि जो फेडरल सिस्टम है इसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? एक तो इनको कंट्री की यूनिटी बनाए रखनी होती है, ठीक है, और दूसरा डाइवर्सिटी को प्रमोट करना होता है, ठीक है। यूनिटी भी बनाए रखनी है और डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करना है, राइट। तो ये हो गए आपके जो 7 फीचर्स हैं किसके? डेमोक्रेसी के, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सॉरी, डेमोक्रेसी के नहीं, फेडरलिज्म के, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो इनके पास में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे ये उनके पावर्स को डिवाइड किया गया है, ज्यूरिसडिक्शन को डिवाइड किया गया है, मीडिएटर उनके बीच में कोर्ट है जो कि चीज़ों को इंटरप्रेट करती है। इन सब के बावजूद भी अगर इनके पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये सिस्टम चल नहीं पाएगा। यानी यहाँ पर क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी के साथ में जो सेकेंड थिंग जो है वो है कि एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी जो आपने 7th फीचर अभी आपने पढ़ा था कि इनको 2 चीज़ें करनी है, कि एक तो कंट्री की यूनिटी को भी प्रमोट करना है, दूसरा डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करना है। तो दोनों चीज़ प्रमोट करनी, तो उसके लिए इनको 2 चीज़ों की बराबर ज़रूरत होगी, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है, ठीक है, ये 2 तरीके का होता है। फेडरलिज्म 2 टाइप का है, और ये इस बेस पर है, हिस्ट्री के बेस पे, कि किस तरीके से फेडरलिज्म फॉर्म हुआ है। तो एक तो है होल्डिंग टुगेदर, यानी जहाँ होल्डिंग टुगेदर स्टेट और सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है, किस तरीके से वो फेडरल बनाते हैं टुगेदर, और दूसरा है कमिंग टुगेदर। अगर हम कमिंग टुगेदर की बात करते हैं, ठीक है, तो कमिंग टुगेदर जो है इसके आपको एग्जाम्पल मिलेंगे यूएस से, यानी अमेरिका में इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? कमिंग टुगेदर वाले में क्या हुआ है कि यहां पर स्टेट्स खुद आए हैं, जैसा कि नाम है कमिंग, तो स्टेट्स खुद आए हैं और इन्होंने इस फेडरल का फॉर्मेशन किया है,
ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्टेट्स को ज़्यादा अथॉरिटी होती है, स्टेट्स जब चाहें तब ये अलग भी हो सकते हैं, राइट। बट जो होल्डिंग टुगेदर वाले हैं इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटर ने जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो सेंटर के पास ही आएगी, मतलब ये जब चाहें तब फ्री नहीं हो सकते हैं, ये जब चाहें तब फ्री होकर के अलग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे तरीका सिस्टम है, दूसरी तरीका, जैसे अभी इंडिया का एग्जांपल लोगे तो इंडिया जो है वो इंडिया अपने लिए फेडरल नहीं लिखता है, इंडिया अपने लिए यूनियन लिखता है, नहीं फेडरल आप स्टेट नहीं है, यूनियन आप स्टेट है। वो इसीलिए है कि अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर लेनी पड़े, ठीक, तो वो ले सकता है, ठीक। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कमिंग टुगेदर वाले में ऐसा नहीं है। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि होल्डिंग टुगेदर क्या है, कमिंग टुगेदर क्या है। कमिंग टुगेदर में स्टेट जो हैं वो अपने आप से आकर के एक फेडरलिज्म फॉर्म किए हैं, ठीक। और यहाँ होल्डिंग टुगेदर में जो है वहाँ पे उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे आप ज़्यादा देखोगे कि यहाँ पे जो सिटीजन्स होती है उनकी ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, यानी वो दो जगह के सिटीजन होते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका में देखोगे तो मान लो हम एक वहाँ का स्टेट ले लेते हैं टेक्सास, तो वहाँ पे जो रहने वाला सिटीजन है वो टेक्सास का सिटीजनशिप उसको मिली हुई है, साथ में उसको यूएसए की सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में है जैसे, तो आप दो जगह के नहीं, जैसे आपको बिहार की भी सिटीजनशिप और इंडिया की भी सिटीजनशिप नहीं लेनी, आप बिहार की भी सिटीजन और इंडिया की भी सिटीजन इस तरह नहीं हो, आपकी सिटीजनशिप जो है वो केवल और केवल इंडिया की है, राइट। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री के बेस पे डिवीजन यानी फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक, ये टॉपिक है। तो अभी आपने ये देखा कि इंडिया में जो है वो 3 लेवल्स हैं आपके, सेंटर है, स्टेट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक। बेसिकली मैंने कहा कि अभी आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अगर साइड में भी रखो तो सेंटर है और स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट में किस तरीके कैसे रिलेशनशिप है, जो कि इसको हम जो है फेडरल कंट्री बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबका ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर दिया है। कोर्ट है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसके बीच मीडिएटर का काम करता है, ठीक। और इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर दिए हैं कि आप इन चीज़ों पे लॉ बनाओगे और ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, आप ये चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 3 तरीके की लिस्ट बना दी गई हैं कि किस पर कौन राइट्स बनाएगा। जैसे एक आपके यहाँ पे यूनियन लिस्ट, ठीक है, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट, तीसरी आपकी कंकरेंट है और चौथी आपकी आ जाती है रेसिड्यूरी। यूनियन लिस्ट का मतलब ये कि इसमें जो भी मैटर्स नेशनल इंटरेस्ट के हैं, यानी कोई एक ऐसा कानून जो बने और वो सब पे लागू हो सके पूरे देश में, उसकी ज़रूरत पूरे देश को एक जैसी ज़रूरत हो, वो मैटर्स कहाँ पे रखे गए हैं, सेंटर के पास। जैसे डिफेंस, जैसे करेंसी, ठीक, जैसे आप डिफेंस, करेंसी, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, इन सब पे कौन बनाएगा, यूनियन, सेंटर जो है वो लॉ बनाएगा, ठीक। फिर स्टेट लिस्ट है, क्योंकि इसीलिए स्टेट बनाए गए हैं कि डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन रखा जाए। देखा गया जैसे इंडिया जैसी कंट्री में या जहाँ पे जो इथनिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ पे ये देखा गया कि अलग अलग रीजन के लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, ठीक। इसीलिए इसका फॉर्मेशन किया गया। तो वहाँ पे जो वेरियस अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहाँ पे जो लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके लिए स्टेट, वो मैटर स्टेट को दे दिए गए। जैसे मान लीजिए किसी मैटर पे उत्तर प्रदेश मान लीजिए कोई लॉ बना रहा है और वो लॉ तमिलनाडु में नहीं चल सकता, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस, वहाँ पे लोगों के रहने का तरीका, वहाँ की कल्चरल एथनिसिटी दूसरी तरीके की, तो इसलिए ये चीज़ें तो स्टेट मैटर वहाँ पे रख दिए गए। जैसे इरिगेशन पे है, ठीक है,
तो स्टेट जो है वो अपना रूल बनाती है। देन कंकरेंट, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के उसमें आते हैं, ठीक है, तो वो कंकरेंट में रखा गया जिसपे कि दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पर कि भाई झगड़ा ना हो, आपस में कंट्राडिक्शन ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि यूनियन जो सेंटर है उसको थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटी दे देगी कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे सेंटर को ज़्यादा अथॉरिटी है, फिर सेंटर का जो बनाया हुआ लॉ है वो माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा, राइट। फिर बात आती है रेसिडुअरी की। तो जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो मान लीजिए नहीं थे उस टाइम पे, ठीक, जैसे आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें तो उस टाइम पर नहीं थी, तो वो बाद में आई, ठीक, तो उन पे कौन लॉ बनाएगा, वो यूनियन लिस्ट में है, ठीक। तो इस तरीके से ये ज्यूरिसडिक्शन है जो डिवाइड कर दिया गया है। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये बेसिकली इंडिया के बारे में ही है, ठीक है, कि फेडरलिज्म यहाँ पे किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, कल्चर की वेराइटी थी, लैंग्वेज की वेराइटी, ठीक है, थी क्या है कल्चर की, लैंग्वेज की, ठीक, ये सब यहाँ पे वेराइटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी इसमें पहला जो आपका हेडिंग है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। जब से हमको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा तब से बात करें तो उस टाइम पे यहाँ पे अप्रॉक्स 7 स्टेट्स थे जो आज आपके 28 हैं, ठीक, जम्मू कश्मीर का फिर से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में। तो इसके बाद में देखो इतने सारे स्टेट फॉर्म हुए, बहुत सारे स्टेट्स के नेम बदलते रहे। उत्तर प्रदेश जो है ये यूनियन प्रोविंस था, इसमें और बहुत सारे रीजन्स आते थे जो कि बाद में डिवाइड किया गया, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश का भी पार्टीशन हुआ, इसमें भी और ये सब बने, तो ये स्टेट इस तरीके से बनते रहे, ठीक है। तो आखिर ये क्यों बने, इनके बनने का क्या बेस रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये है कि जो एक तरीके के एक कल्चर के लोग हैं उनको एक जगह रखा जा सके और उनके इंटरेस्ट के लिए लॉ बनाया जा सके। तो सबसे पहले यही वहाँ पे प्रॉब्लम आई कि आखिर किस बेस पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाए जिससे कि हमें कभी वहाँ पे इंटीग्रिटी को थ्रेट ना पहुँचे, ऐसा ना हो कि जो हमारी यूनिटी है उसको थ्रेट ना पहुँचे, उसको नुकसान ना होने लगे। तो जैसे सबसे पहले ये हुआ कि किस बेस पे डिवीज़न किया जाए, क्या ज्योग्राफिक उस पर किया जाए, तो भाई ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा हुआ जैसे आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न जैसे इंडिया की है कि माउंटेन रीजन है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, इस तरीके के, तो क्या इस तरीके जाए तो उसमें देखा गया कि नहीं, तब तो कल्चर वाले सभी कल्चर वाले लोग एक जगह पे रहेंगे तो उनकी जो मतलब अलग अलग जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे पूरी की जा सकती है। तो क्या कल्चर के बेस पे कर दिया जाए, तो कल्चर के बेस पर भी प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले ये हुआ कि लैंग्वेज के बेस पर करने का सजेशन मिला। तो लैंग्वेज के बेस पे सजेशन करने पे सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनिटी के लिए थ्रेट हो, लेकिन फाइनली ये चीज़ किया गया, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बने, जैसे सबसे पहला जो आपका बना वो आंध्र प्रदेश बना। दूसरी हेडिंग जो आपकी है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी जैसे स्टेट का एक फ्लैग है, एक ट्राई कलर है, एक करेंसी है, ऐसे ये भी हुआ कि जैसे स्टेट की एक लैंग्वेज भी होनी चाहिए। तो ये कहा गया कि भाई जो इंग्लिश है वो फॉरेन लैंग्वेज है और उसी के हम जो है डिपेंडेंट रहे हैं तो इसको हटा दिया जाए। हिंदी को प्रमोट किया गया कि उस तरीके से रहे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में 40% लोग ही ऐसे हैं जो नेटिवली हिंदी बोलते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे साउथ इंडिया के लोग, तो उनको हिंदी नहीं आती है। तो बहुत सारे एजिटेशंस हुए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और बहुत सारी किलिंग डेथ्स भी हुई, बहुत बड़े एजिटेशन क्रिएट हुए, ठीक। तो बाद में ये हुआ कि हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा गया, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया, उसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर लिया गया कि सभी 22 लैंग्वेजेस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली उनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक। तो उन सब में उनको बाकायदा प्रमोट किया जाता है और उन पे वर्क होता है। देन है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन। अब यहाँ पर बात करोगे तो
जिस जो जुरिडिक्शन सबका डिसाइड किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी टाइम तक इस पर कोई किसी तरीके का ना तो कोई मैटर क्रिएट हुआ, ना तो कभी कोर्ट का इस तरीके से काम लगा। और उसका रीज़न यही था कि एक ही पार्टी बहुत टाइम तक रूल करती रही, सेंटर पर ही भी और स्टेट पर भी। बट जब बाद में और भी पार्टी राइज हुई और सेंटर पे जो है पार्टी बदली, दूसरी पार्टी का जब राज आया, ठीक है, तब क्या होता है, तब वहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हुई। क्योंकि सेंटर के आपको पता है कि जो आपकी होल्डिंग टुगेदर वाली, यहाँ पे सेंटर के पास कुछ थोड़ी बहुत पावर ज़्यादा होती है और उसने वहाँ पे डोमिनेशन अपना स्टार्ट कर दिया। तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे अपने आप ये पावर्स किस तरीके से सॉल्व हो गई, देखो वहाँ पर ये हुआ कि जब रीजनल पार्टीज जो हैं वो राइज होना शुरू हुई, ठीक, और रीजनल पार्टीज के साथ में फिर यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। कोएलिशन गवर्नमेंट ये होता है कि जैसे कोई पार्टी जब पूरी तरीके से रूल में नहीं होती, उसके पास इतनी सीट्स नहीं होती है, मेजॉरिटी में वो नहीं होती है कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, तो उसको वो छोटी छोटी पार्टीज की हेल्प ले लेती है, जिसके पास 2-3 मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो जीते हैं, एमएलएज हैं, मतलब मान लो स्टेट पे बनाना है या इस तरीके से। तो जब कोएलिशन की बात आई तब ये चीज़ ज़्यादा हुई। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी स्टेट पे रूल कर रही है, सेंटर पे दूसरी पार्टी है, इनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन जो स्टेट पे रूल करने वाली, जो सेंटर पे रूल करने वाली पार्टी है, ठीक, इसके पास में उतने एमपीज नहीं थे कि ये गवर्नमेंट बना पाए। और इसने भी जो है अपनी स्टेट में ही, बट एमपी के चुनाव जो है इसने भी लड़े हैं, तो इसके पास भी जो है एमपीज हैं। तो कुछ एमपीज अगर ये इसके फेवर में चले जाते हैं तो ये अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक। तो उसने इन एमपीज को इंक्लूड करके अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक। अब अगर ये बताओ, अगर ये इसके ऊपर गलत मतलब कोई प्रभाव डालेंगे तो ये अपने एमपीज को वापस ले सकती है, वहां से इनकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक। ये सिंपल सिस्टम। तो ये जब, तो इसके बाद में फिर क्या हुआ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है इस कोएलिशन के बाद में फिर धीरे धीरे मजबूत होने लगे। तो इस तरीके से इंडिया में जो है वो जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस की जाती है। अब बात करते हैं जो आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो फेडरलिज्म एक तरीका डिसेंट्रलाइजेशन ही है, ठीक। अब यहां पर देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी रखा गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात की गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। गांधी जी इसके बहुत ज़्यादा फेवर में थे, क्योंकि जो गांधी जी कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी तो वही है। यहाँ पर देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात होती है तब यहाँ पे जनता सीधे इन्वॉल्व हो जाती है। अभी हम लोग इस पर खूब अच्छे से बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1990 तक तो इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन 1990 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और फिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक। ये वहाँ पे ये इस तरीके से उसमें जो है प्रावधान आते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे इलेक्शन होंगे, उनको रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, उनको रेवेन्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे मैटर्स वहाँ पर आते हैं। सीट्स डिसाइड की गई, जो एससीज थे, एसटीज थे, वुमेन्स थे, उनके लिए वहाँ पे सीट्स रिजर्व किए गए, ठीक। और इस पूरी तरीके से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर प्रमोट किया गया। जैसे सेंटर में इलेक्शन कमीशन था, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिसके पास अथॉरिटी थी, जो कि वहाँ पे इलेक्शन करवाएगा, फेयर इलेक्शन करवाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हुई। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो दो तरीके की है, जो कि अभी स्टार्टिंग में बताया भी गया था। एक आपकी रूरल है, एक अर्बन है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, पंचायती राज। और ये आपकी है म्यूनिसिपैलिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायती राज पे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं और सब कहीं से जो वार्ड मेंबर्स चुन करके आते हैं उनको क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। और उनका जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं। वो सब मिलकर के एक ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में वहाँ पे एक जिला परिषद भी होती है। जिला परिषद में जो एमपीज होते हैं और जो वहाँ एमएलएज होते हैं, ये सब भी उसके मेंबर होते हैं। अब जो ग्राम सभा है, ठीक है, उसके जो जितने भी इलेक्टर्स होते हैं, यानी उस ग्राम सभा के जितने भी सिटीजन होते हैं वो सब उसके मेंबर होते हैं। एनुअली उनकी मीटिंग होनी होती है, जहाँ पे बजट पास होता है, एक उसका पूरा ऑडिट होता है। मतलब एक आप ऐसा समझ लो कि बहुत बेसिक से कि जिस तरीके से अपने यहाँ की पार्लियामेंट वर्क करती है
वैसे ही वहाँ पे जो रूरल गवर्नमेंट है वो वर्क करे, एक एक इंडिविजुअल को भी पता हो गया कि सेंटर में, जैसे भाई बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो सारी चीज़ खुद वो देख सके, खुद कर सके, वो ऑडिट करें, वो बजट के लिए खुद एक जगह पे इकट्ठा हों। जैसे क्या होता है कि जब डेमोक्रेसी की बात आई तो कहा गया कि रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट यहाँ पे जैसे अब इंडिया जैसा कंट्री है, कोई बहुत बड़ा कंट्री है, तो ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए किसी चीज़ की डिसीजन ले सकते हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो सकते हैं? नहीं। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन की बात आई, यानी जैसे जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली रूल हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ही ने तो उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं ना। और ये जो है ये डायरेक्टली रूल करवाता है हमसे, ठीक, हम डायरेक्टली रूल कर सकें, हमको इस चीज़ की वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पंचायती राज में आई। अब अगर आप सिटी की बात करोगे, यानी अर्बन एरियाज़ की बात करोगे, तो वहाँ पे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, और जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन होता है। जो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का एक चेयरपर्सन होता है, ठीक, और जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, उसको मेयर कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया जिसने पावर का, और एक एक लोगों तक, यानी लास्ट पीपल तक उसने डेमोक्रेसी को पहुंचाया है। लेकिन इसकी अभी बहुत सारी कमियां हैं। कमियां किताबों में नहीं है, रिटन में नहीं है, अप्लाई करने में है। जैसे अगर आप गांव से जुड़े हो या कहीं से जुड़े हो, मतलब सिटी से भी हो, कहीं पे भी देखो, तो आप ये देखोगे कि जो चीज़ इसमें है कि भाई उस ग्राम सभा के सारे लोग इकट्ठा होंगे, बजट पे डिस्कस करेंगे, ऑडिट करेंगे, ये सारी चीज़ें तो कहीं नहीं ये हो रही हैं, नहीं हो पाती हैं, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, उनमें अवेयरनेस नहीं है, या वहाँ पे लोकल लोग इतने पावरफुल हैं कि वो सब हो ही नहीं पाता। लोगों की इलिटरेसी है, गरीबी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई? एजुकेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में राइट करो। तो इस तरीके से चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।